हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीएपीएफ मेंटोर। आज के सेशन में बात करने वाले हैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि रहेगा आपके पेपर 2 से संबंधित। जैसे कि आपको वीडियो का थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं पेपर 2 के बारे में। और इस पेपर 2 के अंदर हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे पेपर 2 को, जो ऑलरेडी प्रीवियस ट्रेंड चल रहे हैं पिछले 2-3 साल के साथ हम कोशिश करेंगे कि आज एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए जो कि प्रीवियसली पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर दिन कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं पेपर से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। ऑलरेडी अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन है। इसी चैनल पे हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम डेली आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं। ये क्वेश्चंस के थ्रू हमारा टारगेट ये है कि आने वाले जो आपका पेपर आएगा सीपीएफ का पेपर, उससे पहले पहले आपको 1000 प्लस क्वेश्चन हम करवा पाए। और ये क्वेश्चन रहेंगे आपके लगभग हर सब्जेक्ट से संबंधित। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में अदर जो वीडियोस की इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट सिलेबस है उसके बारे में। देखो, यूपीएससी का एक खास बात यह है कि यूपीएससी का जो पेपर होता है ना, उसका जो सिलेबस होता है वो डिफाइंड होता है बाय द यूपीएससी। नाउ इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी के आप साइट पर जाओगे, आपको इजीली जो सिलेबस है वो अवेलेबल होगा। लेकिन इस सिलेबस में एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या होती है, यूपीएससी जब भी अपना सिलेबस मेंशन करती है ना, तो उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि भाई अगर उन्होंने मान लीजिए ज्योग्राफी लिख दिया तो ज्योग्राफी में वो ये नहीं कहेंगे कि ज्योग्राफी में हम सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी से सवाल पूछेंगे या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल नहीं पूछेंगे। या फिर इसी से रिलेटेड अगर बात करें कि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करें तो स्पेसिफिकली कोई टॉपिक मेंशन है उन्हीं से सवाल पूछेंगे, ऐसा नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पेपर 2 का जो सिलेबस है उसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपका पेपर 2 में जनरल स्टडीज वाला हिस्सा, उसमें अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इजी ऐसे क्वेश्चंस which are to be answered in a long narrative form either in Hindi or the English totaling 80 marks। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे जो है आपको उसके बारे में उसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे सिलेबस जो है आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है कि ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपके लॉन्ग नरेटिव फॉर्म्स में आइदर इन हिंदी और द इंग्लिश, जिसके लगभग मार्क्स कितने, टोटल 80 मार्क्स देखने को मिलेंगे। द इंडिकेटिव टॉपिक्स आर, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पेपर 2 की तैयारी करते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए। वो क्या चीज है कि सबसे पहले जो टॉपिक है वो क्या है आपका, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। जब वो स्पेसिफिकली मेंशन ही कर रहे हैं पेपर 2 के अंदर कि हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछेंगे, और उसमें भी अगर बात करें तो स्पेसिफिकली आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से पूछेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि जब उन्होंने इतना स्पेसिफिकली अपने इसमें पेपर में बता ही रखा है, सिलेबस में बता ही रखा है, तो इसमें किसी तरह की कोई और कंफ्यूजन बनती है। ठीक है, ये तो इजिली अंडरस्टैंडेबल है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें बात करें यहाँ पे सिर्फ एक टर्म लिख दी गई है, ज्योग्राफी। ठीक है, देखो ज्योग्राफी ना उन सब्जेक्ट्स में से आता है यूपीएससी के जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन हर बार अगर बदल बदल के भी डाले जाएं तो भी क्वेश्चन कभी खत्म ही नहीं होते। हिस्ट्री की बात कर लो आप, हिस्ट्री का सिलेबस भी काफी वास्ट है। स्टिल हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, टॉपिक्स हमें पता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और वहां से जो क्वेश्चन रिपीटेशन होती है उनका हमें पता लग जाता है। पॉलिटी का सिलेबस कम है कंपैरेटिवली, मैं सिर्फ पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो पॉलिटी की बात करें तो सिलेबस कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेगा, और नंबर ऑफ टॉपिक्स हमें पता है इंपॉर्टेंट कौन से हैं, वहां से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं वो भी इजीली पता लगाया जा सकता है। इकोनॉमी ऑल दो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बट स्टिल इकोनॉमी के अंदर हर दिन आए दिन कुछ नया देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक उस बेसिस पे अपने आप में काफी ज्यादा ब्रॉड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बात करें हम नेक्स्ट जो टॉपिक ये मेंशन कर रहे हैं, नॉलेज ऑफ द सिक्योरिटी। अभी सिक्योरिटी की बात जब कर रहे हैं तो सिक्योरिटी में मतलब क्या, क्या ये इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं या फिर एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह की सिक्योरिटी की बात हो रही है। इंटरनल सिक्योरिटी पे भी क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, और आपका एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नॉलेज ऑफ द सिक्योरिटी एंड द ह्यूमन राइट इशू। ह्यूमन राइट इशू, जब यहाँ पे ह्यूमन राइट इशू की बात कर दी, दैट मीन्स ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन राइट्स इशू वो प्रिवेल कहाँ कर रहे हैं। अभी ह्यूमन राइट्स के इशू की मैं कहाँ बात करूंगी, कहाँ पे नहीं कर रहे हैं, आप कहीं भी मुद्दा उठा के देख लो, वॉर्स चल रही है अलग अलग जगह पे वर्ल्ड में, उन सभी जगह पे ह्यूमन राइट्स के इशू है। चाहे वो वॉर आपकी इसराइल पैलेस्टाइन वाली हो, अभी तो इसराइल ईरान वाली वॉर चल रही है,
चाहे वो आप रशिया यूक्रेन की बात कर लो, छोटे मोटे अगर इश्यूज की बात करें तो रोहिंग्या मुसलमान जो है, मुस्लिम जो है, उनके ऊपर जो है चीजें देखने को मिलती है, वो आपकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो जाती है। बांग्लादेश में जब रिजीम चेंज हुई, शेख हसीना को भागना पड़ा, उसके बाद वहां पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई। इंक्लूडिंग आपके इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह पे आपको छोटे छोटे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, ठीक है, अलग अलग रीजन की वजह से। तो ये ह्यूमन राइट्स वाला टॉपिक में जब इन्होंने ये चीज मेंशन की ना यहाँ पे ह्यूमन राइट्स, मतलब उन्होंने लगभग सारा कुछ ही वर्ल्ड का ऐड कर लिया, जो भी वर्ल्ड के अंदर कंफ्लिक्ट चल रहे हैं वो सारे ह्यूमन राइट्स के अंदर आ गए। क्यों? क्योंकि कोई भी कंफ्लिक्ट होता है वर्ल्ड में, कोई भी कंफ्लिक्ट, उसके अंदर वायलेशन किस चीज की है? ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ठीक है। तो वो मतलब आप मान के चलो कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी तरह के कोई भी कंफ्लिक्ट चल रहे हैं वो सारा कुछ आपका ह्यूमन राइट वायलेशन इश्यूज के अंदर आ जाएगा टॉपिक। लास्ट में अगर हम देखें तो लिखा है एनालिटिकल एबिलिटी। अब ये जो टर्म है एनालिटिकल एबिलिटी, ये चेक करने के लिए आपकी कैंडिडेट की किसी भी तरह का टॉपिक आपको यहाँ पे डाला जा सकता है, ठीक है। अभी जो टर्म्स है ना, इनको आप समझो एक एक करके। देखो हिस्ट्री मैंने आपको बताया स्पेसिफिकली मेंशन है, उसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, जब उन्होंने कह ही दिया पेपर 2 के लिए ये चीज है तो आप उसी पे फोकस करेंगे। ज्योग्राफी पूरा आ जाएगा, ज्योग्राफी में हम कुछ छोड़ नहीं सकते कि भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। बात करें पॉलिटी एंड इकोनॉमी की, पॉलिटी का सिलेबस थोड़ा कंपैरेटिवली कम है तो आप उसमें मेन चीजों पर ध्यान रख सकते हैं। ये भी मैं तब बोल रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि अब समय जो है वो कम देखने को मिल रहा है। इकोनॉमी में आपका सिलेबस कंपैरेटिवली कम ही है, बट आए दिन कुछ नया डेवलप होता रहता है, तो जो नए करंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो करंट से रिलेटेड इश्यूज हैं वो इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नॉलेज ऑफ द सिक्योरिटी एंड द ह्यूमन राइट्स, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। और उसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी, ये जो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं पेपर 2 में, जनरल स्टडीज वाला जो हिस्सा है, मैं स्पेसिफिकली उसी की बात कर रहा हूँ, उसी के बारे में आज के सेशन में बात करेंगे। तो ये जो एनालिटिकल एबिलिटी है, ये सारा कुछ जो टॉपिक्स है, अभी जो मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, ये सिलेबस क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले साल भी वही होगा, उससे पिछले साल भी वही होगा, उससे पिछले साल भी वही होगा, तो इसी सिलेबस को यूपीएससी ने कैंडिडेट्स को दिया कि भाई इन सिलेबस से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप धीरे धीरे आगे ये समझोगे आगे कि किस किस तरह के पेपर्स जो है आपके यूपीएससी ने कंडक्ट करवाए, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन उसके अंदर डाले हैं इन शब्दों का, इन वर्ड का यूज करते हुए, ठीक है। आप देखो यहां से आपकी चीजें जो है ना धीरे धीरे करके क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएगी, कहां पर किस तरह से क्या देखने को मिल रहा है। अब देखो हम देखते हैं सबसे पहले 2024 का 2024 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। उन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले है डिजिटल इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटीज एंड द चैलेंजेस, ठीक है। सेकंड टॉपिक है आपका ग्लोबल पीस एंड द नेशनल डिफेंस बजट। इन सभी में से ना एक एक वर्ड है, एक एक वर्ड सभी टॉपिक्स में से आएगा जो आप लोगों के लिए मैं इसी सेशन में थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको कि किस किस तरह से कौन कौन से वर्ड थे यहाँ पे कीवर्ड्स या फिर टॉपिक्स से जो आपको ध्यान देने वाले हैं। तो डिजिटल इकोनॉमी पे आ गया, ठीक है। डिजिटल इकोनॉमी हमने जो लास्ट वीडियो याद कीजिएगा, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए थे ना, उन टॉपिक्स में आपका डिजिटल इकोनॉमी स्पेसिफिकली बहुत बार मेंशन किया गया था, ठीक है। डिजिटल इकोनॉमी आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अंदर में स्पेसिफिकली वो जो 20-25 टॉपिक पढ़े थे उसके अंदर स्पेसिफिकली बड़े बड़े अक्षरों में मेंशन था डिजिटल इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। आगे अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, बात करें ग्लोबल पीस एंड द नेशनल डिफेंस बजट, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये सेम चीज क्या हो गया आपका, नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जो है उससे रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। ग्लोबल पीस मतलब पूरे देश के बाहर की अगर बात करें वहां की पीस के बारे में, मतलब कोई भी क्वेश्चन वहां से ग्लोबल पीस के ऊपर आप कोई भी एक चीज जो है उसके बारे में मेंशन कर सकते हो, वो सारी चीजें होगी। साथ में नेशनल डिफेंस बजट के ऊपर, ये किस चीज के बारे में होगा, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं ट्राइबल रेजिस्टेंस टू द कॉलोनियल रूल। अब ये क्या है कॉलोनियल रूल, अगलों ने क्या कहा था, स्पेसिफिकली मेंशन था ना मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी क्या कहा उन्होंने, फ्रीडम स्ट्रगल। तो अगले जब खुद अपने सिलेबस के अंदर बात स्पेसिफिकली साफ साफ मेंशन कर ही रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है इधर उधर भटकने की, हम फोकस उस चीज पे करेंगे जो वो कह रहे हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखो ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया। अभी ज्योग्राफी में आपको एग्जांपल देता हूं, ज्योग्राफी में आपका इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक बनता है जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, सीएपीएफ को छोड़ो, अगर सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी उठा के देखोगे
इन्वायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन हर जगह में, मेंस में, प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं। यही सेम चीज जो है ना इंपोर्टेंस, देखो अगर सिंपली इतना टॉपिक होता ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो आप सिंपल जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर वो सारा मेंशन कर देते, वो अलग टॉपिक ही बदल जाता है जब आगे लग जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब आपको ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की वजह से प्रेजेंटली पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है वो मेंशनिंग करनी है। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम केस स्टडी कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअली में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की वजह से प्रेजेंट सिनेरियो में चेंजेस क्या। अगर इसको मैं हटा दूं इंपॉर्टेंस को, तो आपका सिंपल बनेगा टॉपिक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसके बारे में डिस्कस करना होता है या उसके बारे में लिखना होता है तो वो अलग चीज होती। ठीक, तो यहाँ पे आप मेरे ख्याल से मुद्दा समझ पाए होंगे क्या है। नेक्स्ट बात करें, इंग्लिश इन इंडिया, डेविएंस एंड वेरिएंस। ये आपका इंग्लिश इन इंडिया सिंपल टॉपिक, इसके बारे में आपको डेविएंस और वेरिएंस का मतलब होता है, डेविएंस का मतलब होता है सिंपली कोई ऐसी चीज जो कि नॉर्मली होती है उससे अपोजिट को बोलते हैं डेविएंस। ठीक, उसके बाद बात करें ट्राइबल कल्चर इन दी एज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। देखो ये ट्राइब्स हो गया ना, मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें बताया था, ट्राइब्स हो गया, वुमेन्स हो गया, ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं ना, ये हो गया आपका डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल इंडिया, ये सारी जो चीजें होगी ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज कर रहे हैं हम मान के, लेकिन इन प्रीवियस पेपर्स को देख के आप आने वाला जो पेपर है उसको बता सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो, एटलीस्ट आप ये बता सकते हो कि कहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट, ये अगेन आपका 2024 का राइट आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट। याद है आपको जो हमने सिलेबस डिस्कस किया उसमें क्या था, एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी वो यही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, राइट एन आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 200 वर्ड्स में आपको बताना। अब देखो, क्लासिकल लिटरेचर शुड बी ए कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम। ये सिंपली क्या है ना, टॉपिक की नॉलेज आपको होना जरूरी है इस चीज की, उसके ऊपर आप अपना खुद का एनालिटिक जो आर्गुमेंट है वो दोगे, उसके फेवर में भी उसके अगेंस्ट में भी। तो ये आपका माइंड जो है ना डेवलप होगा धीरे धीरे करके, जब चीजों को पढ़ोगे समझोगे तब आपके अंदर ये एनालिटिकल एबिलिटी आएगी। क्लासिकल लिटरेचर शुड बी ए कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम, सिंपल टॉपिक है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। हाउस वर्क इज अनपेड लेबर। ये कहां से कनेक्टेड हो गया, कहीं ना कहीं वुमेन से। ठीक है, क्योंकि अब जानते तो हैं हम, बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर अभी तो खैर चल रहा है कि मेंस और वुमेन्स इक्वल है, ऐसा वैसा जो काफी सारी चीजें चल रही है, बट स्टिल हमें पता है कि घर में जो काम कर रही हैं वो उनका नंबर ऑफ औरतें जो है, वुमेन्स जो है वो बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली मेंस के। ठीक है, तो ये बात वैसे टॉपिक किसी के ऊपर चर्चा है, किसकी राइट्स के ऊपर, किसके बारे में है, वो आपका वुमेन्स के बारे में। तो ये चीज आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ये बाकी नीचे का है आपका, हम सिर्फ जीएस का जनरल स्टडीज का डिस्कस करेंगे। ये 2024 वाला पेपर था। बात करें 2023 के पेपर के बारे में, तो यहां पर आप टॉपिक देखना, साइबर अटैक, अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर। क्या पढ़ा था भाई हमने 2024 के पेपर में, क्या पढ़ा था 2024 के पेपर में? अगर बात करें तो 2024 का जो पेपर था हमारा था डिजिटल इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। बात करें 2023 के पेपर के बारे में, तो 2023 का पेपर क्या कहता है, साइबर अटैक्स। डोंट यू थिंक ये टॉपिक्स आपका किसी ना किसी तरह से एक ही मुद्दे के ऊपर, थीम एक ही है, उसी के आसपास घूम रहे हैं। साइबर अटैक्स ए न्यू काइंड ऑफ द वॉरफेयर, अगेन आपका टॉपिक, इसको मिला के देख लो जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की है। मैंने कई सारे टॉपिक बताए आपको, विद हेडिंग्स बताए, विद आपका ये बताया कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बात करें इंडिया एज एन इमर्जिंग लीडर इन दी वर्ल्ड ऑर्डर। अब आप यहां पे देखो, पिछले वाले जो 2024 का पेपर था उसमें आपका जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड था उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, इंडिया का जो बजट था, सिक्योरिटी बजट था, उसके ऊपर क्वेश्चन था। यहां पे क्वेश्चन आ रहा है इंडिया एज एन इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आपको नहीं लगता कि ये टॉपिक्स किसी ना किसी तरह से आपस में लिंक्ड है? उसके आगे अगर बात करें द इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू दी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। अब ये जो आपका टॉपिक है बाकी से थोड़ा सा अलग हो गया। किस तरह से? इंडियन डायस्पोरा, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन। हमने जो वीडियो पे बात की थी उसमें मैंने कहा था कि पॉपुलेशन जो होता है किसी भी कंट्री के रिसोर्स होते हैं। रिसोर्स मतलब
जो देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एज एन सॉरी इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या कंट्रीब्यूशन हुआ इंडियन डायस्पोरा का? डेफिनेटली हमने देश को अपने आगे बढ़ाया, हमारी जो पॉपुलेशन थी, हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था, उसने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी के ऊपर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया। सिर्फ आप टॉपिक पे ध्यान दीजिए और ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर्स ऑफ द सक्सेस of a democracy. Now this is the topic, it is about the education, ठीक। एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर्स फॉर द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी। आप एक बार क्या करेंगे ना, ये जो टॉपिक हम देख रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में अपने दिमाग में सोच के भी देखना कि अगर बाई चांस आप पेपर में बैठे होते और आपके सामने ये टॉपिक आ जाते, तो अभी आपके पास क्या 200-300 वर्ड्स अवेलेबल है इन क्वेश्चंस को लिखने के लिए, ठीक है। तो वो भी आप साथ में ध्यान में रखेंगे किस तरह से टॉपिक्स आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करें, ई वेस्ट द डार्क साइड ऑफ द डिजिटल रेवोल्यूशन। अगेन डिजिटल रेवोल्यूशन, ये डिजिटल शब्द कई बार हो गया है ना। उसके बाद बात करें, ज्योग्राफिकल एंड द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया इज इट्स रियल वेल्थ। ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इंडिया के बारे में हम जानते हैं ना, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। भारत एक विभिन्नताओं भरा देश है जहां पर सब लोग इकट्ठे रहते हैं, तो उसी के ऊपर आपका ये है ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। हम ये जानते हैं हमारा देश डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। अलग अलग स्टेट्स बने किसके बेसिस पे? लैंग्वेज कमीशन के बाद लैंग्वेज के बेसिस पे। ज्योग्राफिकल की बात करें तो ये टॉपिक की अगर बात करें, ज्योग्राफी का ही टॉपिक है, ठीक है। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की अगर बात करें, कैसे अलग अलग है ना हमारे देश में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है हमारे देश को, मतलब हमारा अकेला देश नहीं, आसपास के देशों को मिलाकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दैट मीन्स यहाँ पे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए सब कॉन्टिनेंट। तो वो सारी चीजें आपकी इस टॉपिक के अंदर देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, राइट आर्ग्यूमेंट फॉर अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला अगर बात करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी। देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में अगर बात करें, टॉपिक अच्छा है, बढ़िया है, मतलब लिखने के लिए भी बढ़िया है और क्वेश्चन भी सही पूछा गया है। इसमें देखो बात क्या है इंपॉर्टेंट, हम ये जानते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं वो प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। बट आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या है ना, ये जरूर ध्यान रखना, आपको फेवर में भी बात करनी है, उसके अगेंस्ट भी बात करनी है। तो जब भी हम अपने क्लासेस में डिस्कस करते हैं, हम यही डिस्कस करते हैं कि जब किसी टॉपिक के बारे में आप बात करते हो, जो कोई भी टॉपिक आपको लिखने का आ जाए, तो एटलीस्ट आपके 2 पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर होने चाहिए, ठीक है। हमें नहीं पता कौन सा टॉपिक आपका एनालिटिकल एबिलिटी के ऊपर आ जाए, जिसमें आपको फॉर और अगेंस्ट बात करनी हो, हमें नहीं पता ऐसे में कौन सा आ जाए। तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो सोच है, कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि हम किसी चीज को उसके फेवर में भी बात कर सके, उसके अगेंस्ट भी बात करें। यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है जिनके इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, फूड सफिशिएंसी के ऊपर। अब किस तरह से फायदा करती है, नुकसान करती है, वो सारी चीजें आपको बतानी है। नेक्स्ट है आपका, कैपिटल पनिशमेंट इज अ डेटरेंट फॉर द हीनियस क्राइम। कैपिटल पनिशमेंट, फांसी जो लगाई जाती है, उसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये कैपिटल पनिशमेंट वाले की बात करें ना, बेसिकली जब आप पॉलिटी की अगर बात करें, ये पॉलिटी से ही रिलेट करेंगे, तो पॉलिटी में कुछ क्वेश्चन जो है ना, वो आपके करंट, तो आप मान के चलो कि बिना करंट किए तो आप पेपर 2 क्लियर कर ही नहीं सकते। पेपर 2 में ये जो जीएस वाला पोर्शन है, बिना करंट अफेयर्स पढ़े, बिना करंट अफेयर की नॉलेज के आप पेपर क्लियर कर ही नहीं सकते, नंबर लेके आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं लेके आ नहीं सकते? क्योंकि इसमें ज्यादातर जो टॉपिक्स होंगे ना, वो आपके करंट से रिलेट करके ही डाले होंगे, ठीक है। तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो ये 2022 का पेपर, हम 3 साल के ही अभी इसमें लेके आ रहे हैं, क्योंकि 3 साल के पेपर एनालाइज करने से हम बता पाएंगे। और ये पेपर की जो स्क्रीनशॉट्स है यहाँ पर इसलिए है ताकि आप हमारे साथ जो है इन पेपर्स को एनालाइज करो और समझो कि एक्चुअली में यहाँ पे बात क्या हो रही है, क्या चीज कहने की कोशिश की जा रही है। तो द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज, मैंने बोला था ना, एनवायरमेंट इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन आप मान के चलो ज्योग्राफी से डालना होगा, उन्होंने क्वेश्चन अगर डालना होगा तो क्लाइमेट चेंज हो गया, एनवायरमेंट इकोलॉजी हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इकट्ठे काम करती है क्लाइमेट को सेव करने के लिए, उन सब के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। ज्योग्राफी में ट्रेडिशनली जो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट है, टॉपिक्स है, उस पर क्वेश्चन डालने के बजाय वो प्रेफर करेंगे कि हम इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट, इन सब चीजों पे टॉपिक पे क्वेश्चन डालें, क्योंकि ये ज्यादा रिलेवेंट है एग्जाम में पूछने के लिए। ठीक, उसके बाद बात करें व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप द वॉर्स। सिंपल है, इसके ऊपर आप काफी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है, बट आपका ध्यान दीजिएगा कि ये टॉपिक्स ऐसे आएंगे क्वेश्चन पेपर में कि आप वहां पे बैठ के सोचने का वक्त नहीं होगा कि भाई हम सोचने बैठेंगे कि एक्चुअली में क्या हो सकता है। आपको इन टॉपिक्स की ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो पहले से ही करके रखनी है। एटलीस्ट मैं मान के चलूं तो आप यूं होगा कि हर एक टॉपिक जो है उसके बारे में एटलीस्ट आपके कुछ दिमाग में ऑलरेडी होना चाहिए, बाकी आप लिखते लिखते जो है चीजें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, क्या कहा था हमने, वुमेन्स आ गए यहाँ पे दोबारा से। ये तो वही बात है कि कुछ सोसाइटी के अंदर ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बार बार क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आप कितना भी रोक लो लेकिन क्वेश्चन यहाँ से देखने को ही मिलेंगे। उसके बाद है प्राइस राइज एंड कॉज एंड इफेक्ट्स, इकोनॉमी, ठीक है, आसान है आपका। नेक्स्ट है आपका अ सिंथेसिस ऑफ द ईस्टर्न विजडम एंड द वेस्टर्न साइंस, अ नीडेड गोल फॉर द ह्यूमैनिटी। ये आपका अगर आप देखेंगे तो दोनों चीजें इसमें मिक्स आपको नजर आ जाएगी। किस तरह से, यहां पर बात की जा रही है कि भाई जो ईस्टर्न विजडम है, मतलब कि ईस्टर्न कंट्रीज है उनकी जो विजडम है, और साथ में जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके अंदर जो साइंस है, अ नीडेड गोल फॉर द ह्यूमैनिटी, उसके ऊपर आपको टॉपिक पे बात करनी है। नेक्स्ट है आपका द इंडियन आर्म फोर्सेस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। डिफेंस, तो डिफेंस तो आपका मान के चलो कि है ही है टॉपिक, कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी तरीके से एक टॉपिक या एक जो क्वेश्चन है वो तो डेफिनेटली आपको लिखने को आएगा ही है डिफेंस के ऊपर, तो वो चीज भी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट में क्या है आपका टॉपिक। टॉपिक है आपका वीडियो गेम शार्पन द माइंड, ठीक है, आपने देखा है आजकल बड़ा ज्यादा वीडियो गेम्स का चल रहा है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम अ रिडंडेंट। यूनाइटेड नेशंस के ऊपर अगर बात करें, यूनाइटेड नेशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ोगे तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ही यूनाइटेड नेशंस बनती है, जिसके बारे में पढ़ते हैं। रिडंडेंट किस तरह से है ये आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में सोच के बताना है। आप जानते हैं कि इंडिया जो है हमारी जो कंट्री है रिप्रेजेंट करती है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन। अब वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में है क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है पीस मेंटेन करने के लिए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें इंडिया नहीं है, काफी टाइम से इंडिया कोशिश कर रहा है। तो वो सब चीजें आप इस क्वेश्चन में भी मेंशन कर सकते हो, बट टॉपिक पे ध्यान रखो, आप हम अंदर क्या है वो बाद में देखेंगे, ठीक। अब देखो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बार बार हमें एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। इवन आपका जो आज का पेपर था, मतलब आज जो हमने डिस्कस किया सेशन में, उसमें भी ये टॉपिक्स बार थे। जिसमें अगर मैं बात करूं पहले टॉपिक की, इंडिया एज ए इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब ये टॉपिक आज के आने वाला जो पेपर है सीपीएफ का, उसमें भी वैलिड बनता है, उसमें भी रिलेवेंट बनता है। बात करें रोल ऑफ द इंडियन डायस्पोरा इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये हमने देखा, एजुकेशन एंड अवेयरनेस एज अ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, ई वेस्ट डार्क साइड ऑफ द डिजिटल रेवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, डिजिटल इकोनॉमी दो बार टॉपिक देखने को मिलता है हमें। उसका ग्लोबल पीस एंड द नेशनल डिफेंस बजट। इसके साथ साथ ट्राइबल रेजिस्टेंस टू द कॉलोनियल रूल, इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इंग्लिश इन इंडिया। उसके अलावा है ट्राइबल कल्चर इन द ग्लोबलाइज एज। तो इसमें आपके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर मैं उनमें से बात करूं जो अभी अभी हमने पेपर्स देखे हैं, तो इंडिया का क्या स्टैंड है, क्या रिस्पॉन्स है, किस तरह से इंडिया देखने को मिलता है हमें वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, वो होगा। उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन के ऊपर हो गया, एजुकेशन के ऊपर हो गया, डिजिटल लिटरेसी उसके ऊपर हो गया। उसके बाद ज्योग्राफी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डाइवर्सिटी को लेकर ये सारी चीजें हो सकती है। डिजिटल इकोनॉमी दोबारा से, ग्लोबल पीस, ट्राइबल असिस्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इंग्लिश इन इंडिया एंड ट्राइबल कल्चर। ट्राइबल आप देखेंगे दो बार यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, एक बार हिस्ट्री से देखने को मिल रहा है, एक बार आपका
आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट में आप कुछ भी इसके अंदर जो आंसर होगा इसका उसके अंदर प्रेजेंट और पास्ट के सिनेरियो मिक्स करके आंसर लिख सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक थे जो कि इन 3 पेपर्स में, जो कि आपका 2024, 2023, 2022 के अंदर हम देखने को मिले हैं। अब देखो 2024 का जो सबसे पहला टॉपिक था उस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि पेपर 2 के अंदर जब आप आंसर राइटिंग लिखने की शुरुआत करेंगे तो क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरह से आप ऐड करेंगे। ये जस्ट एक सैंपल है, आप अपना जो आंसर है उसको और बढ़िया भी बना सकते हो, उसके अंदर और ज्यादा क्वालिटेटिव कंटेंट डालकर। कोई भी आंसर लिखने की शुरुआत जब करेंगे तो उसके अंदर 3 चीजें आप जानते हैं सबसे पहले होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। बॉडी को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप उसको एक पार्ट में लिख दोगे तो भी ठीक है, 2 में लिखोगे तो बढ़िया है, लेकिन प्रॉपरली 2 पार्ट्स में डिवाइड होने जरूरी है, ठीक है। तो जो सबसे पहला टॉपिक था हमारा 2024 के अंदर, जो फर्स्ट आपको क्वेश्चन लिखने के लिए आया था वो था द डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी एंड द चैलेंजेस, ठीक है। इसमें डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे और उसकी जो चैलेंजेस है उसके बारे में बात करेंगे, और जो उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखा जा रहा है। सबसे पहले टर्म जो है ना डिजिटल इकोनॉमी, इसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। मतलब कोई भी टर्म आएंगे उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। द डिजिटल इकोनॉमी ड्राइवन बाय इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज लाइक द एआई एंड द बिग डाटा is reshaping the global economic activity. Next है it encompasses e-commerce, digital banking, online services and the strategic use of the data. देखो बड़े स्पेसिफिकली शब्द चूज कर करके अपने कम शब्दों के अंदर ज्यादा बात बोलने की कोशिश की गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ड लिमिट है हमारे पास, 300 वर्ड के अंदर हमें सारी बात एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद इन इंडिया propelled by the digital India and rapid digital infrastructure growth, it has fundamentally transformed how society communicates, transact and conduct business. क्योंकि हम क्या समझते हैं कि पिछले कुछ 1-2 दशक बीते हैं, पिछले 10-20 सालों के अंदर इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है किसने? डिजिटलाइजेशन ने। डिजिटली अगर डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया जाएगा, उसको इनहेंस किया जाएगा, तो उससे इंडिया की इकोनॉमी में बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत बढ़िया इंपैक्ट पड़ेगा। अभी आप जानते हैं कि ये जो मोबाइल डाटा है इन सर्विसेज के अंदर इंडिया जो है ग्लोबल लीडर है। आप जानते हैं फोन पे, भारत पे जैसी जो सर्विसेज है उसको यूज सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं किया जा रहा है, बल्कि इंडिया के अलावा अदर जो कंट्रीज है वो भी भारत पे को यूज कर रही है, मतलब उसके थ्रू जो है आपका पेमेंट्स हो रही है। तो इंडिया जो है इस डिजिटल इकोनॉमी के एरिया में सबसे बड़ा लीडर बनकर उभर रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। इसलिए टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट बनता है। साथ में इकोनॉमिकली अब हम आपका क्या करेंगे, हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद हम मेन बॉडी में आएंगे। हम मेन बॉडी में बात कर रहे हैं इकोनॉमिकली द डिजिटल इकोनॉमी ऑफर द वास्ट अपॉर्चुनिटी, इट फोस्टर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। कुछ बढ़िया बढ़िया कीवर्ड्स अगर आप ऐड करेंगे तो ब्यूटीफुल आपका आंसर बनेगा, बढ़िया आपका आंसर बनेगा। एग्जामिनर को पता लगेगा कि यस बंदे ने क्या क्या चीजें बढ़िया इसमें ऐड कर रखी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू द प्लेटफॉर्म लाइक द यूपीआई, आधार enabled payments, democratization, access to the services, it significantly reduce the क्या मार्केट एंट्री बैरियर। और डिजिटल पेमेंट से फायदा क्या हुआ, क्योंकि हमने क्या बोला, हमारा टॉपिक क्या है, डिजिटल इकोनॉमी हमने बता दिया स्टार्टिंग में, उसके बाद हम अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, फिर हम चैलेंजेस के बारे में भी बात करेंगे। तो एंट्री बैरियर्स को खत्म कर दिया फॉर एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेस एंड द स्टार्टअप्स। स्टार्टअप इंडिया के अंदर ग्रो कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल हो रहा है वो आपके डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल सर्विसेज हो रही है, ई कॉमर्स हो गया। फोस्टरिंग द कंपटीशन एंड द इनोवेशन, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपटीशन और इनोवेशन जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है। द फ्लरिशिंग गिग इकोनॉमी ऑल्सो क्रिएट द फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट। गिग इकोनॉमी क्या होता है, गिग इकोनॉमी बेसिकली जो टर्म है ना वो यूज की जाती है शॉर्ट टर्म की, जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है शॉर्ट टर्म के बिजनेस के लिए। गिग इकोनॉमी बेसिकली इस चीज के लिए भी यूज की जाती है कि शॉर्ट टर्म में जल्दी से रैपिडली कोई जो काम होता है, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए एम्प्लॉयमेंट जो हायर किए गए वर्कर्स हैं उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो फोस्टरिंग फ्लरिशिंग द गिग इकोनॉमी ऑल्सो क्रिएट द फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सोशली डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट्स रिमोट एरियाज ऑफ द वाइटल एजुकेशन टू द वाइटल एजुकेशन। जैसे कि स्वयं स्वयं की अगर बात करें तो ये आपका गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एंड हेल्थ सर्विसेज, टेलीमेडिसिन, अब आप जानते हैं
क्या हो, डॉक्टर्स के लिए आपको खुद फिजिकली वहां पे पहुंचना जरूरी नहीं है, टेलीमेडिसिन जो है वो ले सकते हैं, कंसल्टेशन जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। ब्रिजिंग सोशल डिस्पैरिटीज एंड प्रमोटिंग द इक्वालिटी इक्विटेबल एक्सेस। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सोशल डिस्पैरिटी कम हो रही है, इक्विटेबल एक्सेस बढ़ रहा है, सभी लोगों को हो रहा है, सभी लोगों तक जो पूरी जो फैसिलिटीज है वो पहुंच रही है। उसके बाद आप ऐड करेंगे क्या, साथ में आपने डिजिटल इकोनॉमी की अपॉर्चुनिटीज बता दी जो इससे फायदा हो रहा है, साथ में आपने मेंशन कर दिया गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव। द इंडियन गवर्नमेंट हैज प्रोएक्टिव इनिशिएटिव इंक्लूडिंग द डिजिटल इंडिया। 2015 के अंदर डिजिटल इंडिया जो है उसे स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर हमने कोशिश की थी कि हम जो है पूरे इंडिया के अंदर जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्ट रिलेशन क्या है, डिजिटल इंडिया होगा तभी तो इंडिया का जो बाकी सेक्टर्स है वो ग्रो करेंगे। तो वो 2015 के अंदर आपकी लॉन्च की गई फॉर नॉलेजेबल इकोनॉमी। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर जब एग्जाम्पल देते हैं तो एग्जाम्पल के लिए आपको श्योर होना बहुत जरूरी है। बाकी आप पैराग्राफ में ऊपर नीचे जो चीजें लिख रहे हैं वो एक अलग मुद्दा है, बट जब आप एग्जाम्पल देने लगते हो तो एग्जाम्पल आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। एग्जाम्पल गलत हो गया तो एक इंप्रेशन जाएगा कि चीजें जो है वो नहीं पता है कैंडिडेट्स को। फॉर नॉलेज इकोनॉमी, पीएम गति शक्ति फॉर इंटीग्रेटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड भारत नेट। ठीक है, भारत नेट बात करें, इंडिया का खुद का ऐसा टारगेट है कि इंडिया में लगभग जो 2.5 लाख के आसपास के जो गांव हैं उनको क्या करना है, रूरल ब्रॉडबैंड मतलब कि हाई स्पीड जो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स हैं उनसे कनेक्ट करना है और गांव गांव तक जो है इंटरनेट की सुविधा जो है प्रोवाइड करनी है। ये सारा किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा अंडर इट्स कमिटमेंट। हाउएवर सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, अब यहाँ पे बात हो रही है मेन बॉडी के अंदर, सेकंड जो पैराग्राफ है उसके अंदर बात हो रही है हाउएवर सिग्निफिकेंट चैलेंजेस प्रेसिस्ट। कुछ चैलेंजेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था ना कि उसके अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस दोनों बताने हैं। द डिजिटल डिवाइड, अनइक्वल एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है, डिजिटल डिवाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि बार बार न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स में यूज की जा रही है। डिजिटल डिवाइड का सिंपली मतलब हो गया कि वो लोग जिनको इजिली एक्सेस है और एक वो लोग है जिनको एक्सेस नहीं है, तो उनके बीच में क्या है, डिजिटल डिवाइड हो रहा है। ज्योग्राफी में भी पढ़ता है ना, पढ़ते हैं हम वाटर डिवाइड के बारे में, सेम उसी तरह से डिजिटल डिवाइड। unequal access to the technology, marginalized rural and the unprivileged population। किसको नहीं मिल रही है, marginalized rural population, उनको नहीं मिल रही है। उसके अलावा बात करें सेकंड जो हमारा चैलेंज हो गया वो सिक्योरिटी थ्रेट्स हो गया, डाटा ब्रीच हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, एंड साथ साथ में आपका क्रिटिकल डाटा प्राइवेसी कंसर्न जो देखने को मिलते हैं। एरोड द ट्रस्ट, उसकी वजह से ट्रस्ट खत्म हो रहा है किसके ऊपर, डिजिटलाइजेशन के ऊपर, डिजिटल प्रोसेस के ऊपर। एंड नेसेसिएट द रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क, जिसकी वजह से हमें लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ रही है। फर्दरमोर वाइड स्प्रेड डिजिटल लिटरेसी हिंडर्स adoption and concern about the job displacement due to the automation requires strategic workforce reskilling। कि ऑटोमेशन मतलब कि डिजिटलाइजेशन की वजह से, वैसे तो सारी चीजें हमने जो अच्छी अच्छी पढ़ ली, बट उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, डिजिटल डिवाइड है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स है, उसके अलावा डाटा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है हमें वो देखने को मिल रही है। साथ साथ में हमें क्या देखने को मिल रहा है, जॉब डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या कि इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो रहा है कि जिसकी वजह से मैन फोर्स जो है जो काम ऑलरेडी कर रही थी उनकी जगह बाकी का काम जो है डिजिटलाइजेशन की वजह से बंदों को करना नहीं पड़ रहा, मतलब वर्कफोर्स रखने की जरूरत नहीं पड़ रही, उसके बजाय कम लोगों से ही काम हो रहा है। तो ये आपके चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं डिजिटलाइजेशन की वजह से। लास्ट में बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में। तो इन कंक्लूजन, द डिजिटल इकोनॉमी holds immense transformative potential for inclusive growth, innovation and the efficient governance in India। ये आपका मेन पॉइंट हो गया। To fully harness its benefits, addressing infrastructure gap, enhancing the digital literacy and establishing the robust data protection framework। ये हमने बात की थी जो अपनी मेन बॉडी में कि हमें रोबस्ट डाटा फ्रेमवर्क जो है वो बनाने की जरूरत है। आर क्रूशियल, अ बैलेंस्ड, देखो आपका आंसर भी बैलेंस्ड होना चाहिए। A balanced, inclusive approach will ensure that digital economy serve as the powerful engine for the sustainable and the equitable national development। ये आपका कंक्लूजन के अंदर मेन चीज आ गई। अब अगर आप इसको वीडियो को दोबारा से प्रीवियसली जाकर देखोगे तो आप समझ पाओगे कि हमने स्टार्टिंग में क्या किया, इंट्रोडक्शन में हमने डिजिटल इकोनॉमी जो था उसको पूरा एक्सप्लेन किया ढंग से। उसके बाद हमने जो मेन बॉडी थी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक में हमने डिजिटल इकोनॉमी के फेवर में अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात की, एक हमने बात की जो उसमें चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। और बाद जब हमने कंक्लूजन की तो उसके अंदर हमने दोनों चीजें बताई कि हमें क्या करने की जरूरत है, क्या क्या होना चाहिए ताकि हम जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको और ज्यादा आगे बढ़ा सके। ठीक है,
तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच होगी, ठीक है। तो ये आपका एक बैलेंस्ड आंसर हो गया। 300 वर्ड्स के अंदर मैक्सिमम अपना पोटेंशियल आपने उसमें डालना है, और जो जो आप चीजें ऐड कर सकते हैं, जो आप कम वर्ड्स के अंदर अपनी पूरी बात एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें बतानी। अब देखो, ये एक क्वेश्चन की आज बात हुई, ठीक है, हमने आज इसको डिस्कस किया। धीरे धीरे करके जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए थे, क्योंकि स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे कि ये जो टॉपिक्स हैं उनकी प्रिपरेशन कहाँ से, कैसे, किस तरह से की जाए, तो आपको इस चैनल पे इसी तरह से आंसर देखने को मिल जाएंगे। हम पेपर 2 की करवा देंगे, ठीक है। मतलब बट ये देखो, एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है कि हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको बताया जाए। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, क्लास में ही कर लेंगे, सेशंस में ही कर लेंगे, और आपको बता देंगे। बट उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि कितने ज्यादा हम कितने ही टॉपिक कर पाएंगे, ठीक है। हमारी भी एक लिमिटेशन है। तो आपकी क्या इंपॉर्टेंस, मतलब क्या चीज आपकी रहेगी जहां पर आप फोकस करोगे, वो है आपके न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। अलग अलग तरह की बहुत सारी गवर्नमेंट की खुद की मैगजीन आती है, योजना टाइप, ठीक है। गवर्नमेंट जो आपका वेबसाइट होगी, पीआईबी की वेबसाइट होगी, पीआईबी की वेबसाइट पे आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी भरी हुई है। उसके अलावा न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, डेली एडिटोरियल्स आ रहे हैं। ये सारी चीजें ही हैं जो आपका पेपर 2 का एग्जाम या फिर पेपर 2 में आपके अच्छे मार्क्स दिलवा पाएंगे, ठीक है। कोई एक सोर्स से आप सारा कुछ कर पाएंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन जो आएगा वो पूरा, उनका स्पेक्ट्रम जो है, मतलब पूरा जो एरिया है ब्रॉड है बहुत ज्यादा। वो कहाँ से क्या डालेंगे हमें नहीं पता। बट यस, कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके मस्ट प्रिपेयर होने वाले हैं, मतलब जरूर है, जो प्रिपेयर होने चाहिए, वो हम आपके क्लास में कर ही लेंगे, मतलब इन सेशंस के थ्रू कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो टाइम है इसी के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जिसमें पेपर 2, पेपर 1 की तैयारी आपको करवाई जाएगी। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स है। आई थिंक आप लोगों को फ्री ऑफ कोर्स सब कुछ मिल रहा है। तो इतना तो बनता है कि आप इस चैनल को डेली देखें, यहाँ पर जो वीडियोज आती हैं उनको डेली जो है एनालाइज करें, समझे, पढ़े, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आने वाले टाइम पे भी आपको जो वीडियोस की है नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए सेशन में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।